नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओमैक्स स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक रियल्टी सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो हर एक इन्वेस्टर्स को किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर वो 3 चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने स्टॉक के बारे में 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो ये मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, ये पॉइंट आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है किसी भी स्टॉक के पिछले 5 सालों के रिटर्न के बारे में। देखो, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उस स्टॉक ने आखिर पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है और कितनी बड़ी वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है, जहां से आपको एक आइडिया देखने को मिलेगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, एक अंदाजा आपको देखने को मिलेगा कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे उस स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे उस स्टॉक में आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम स्टॉक में कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती है उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न को जानने के बाद। दूसरा जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो, मोस्टली बंदे जब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बेसिकली फंडामेंटल रीड करते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक बार होल्डिंग जरूर चेक करते हो कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, डीआईआई की होल्डिंग कितनी है, एफआईआई की होल्डिंग कितनी है और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कितनी है। मोस्टली इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि भाई एफआईआई, डीआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे ठोक ठोक के भरी हुई है तो इसका मतलब है कि स्टॉक आने वाले टाइम में बम्पर रिटर्न देने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे कुछ बारीकियाँ होती है। देखो, वो बारीकियाँ आपको 1 या 2 दिन में समझ में नहीं आएगी। जब आप किसी भी स्टॉक के बारे में कम से कम 1.5 या 2 साल के लिए एनालिसिस करोगे तब जाके आपको वो चीजें समझ में आती है। और वो सारी बारीकियां इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बारीकियां क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो भाई वहां पे समझ लेना चाहिए कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, क्योंकि प्रमोटर ही सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं, कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी है। मोस्टली आप ये सोचोगे कि भाई जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होता है वो सबसे ज़्यादा पैनिक होता है, तो आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो एफआईआई और डीआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट में और इन्वेस्टिगेशंस में दोनों ही तरीके से, मार्केट को एनालिसिस करने के तरीके से दोनों ही तरीके से पब्लिक इन्वेस्टर से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं। वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट शुरू हो गई है, तो वो यहां पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं, बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई मार्केट में कोई बड़ी बिकवाली होने वाली है या फिर बड़ी गिरावट यहां पे होने वाली है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ी सेलिंग प्रेशर हमें वहां पे देखने को मिलता है और तब जाके स्टॉक में बड़ी गिरावट वहां पे जन्म लेती है। इसलिए किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एफआईआई और अगर डीआईआई की होल्डिंग 10 या 15% को क्रॉस करती है तो एक बड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। और अगर किसी भी स्टॉक में एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग 30, 35 या 40% के लेवल को क्रॉस करती है तो समझ लो वहां पे आने वाले टाइम में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे सबसे मेजर पॉइंट के बारे में। तीसरा जो सबसे मेजर पॉइंट, देखो ये सारे पॉइंट मैं आपको यहाँ पे
प्रैक्टिकली इस स्टॉक के बारे में दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मली एक यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवा देता हूं इन पॉइंटों के बारे में, ताकि आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तीसरा जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखो, एक कंपनी के रिवेन्यू काफ़ी तरीके से आते हैं। कोई भी कंपनी होती है तो वो भाई मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, जो म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड वगैरह सभी में इन्वेस्टमेंट करती है। तो उनके बिजनेस के सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो सारे सोर्स से जो भी इनकम आती है उसको मिला के टोटल रिवेन्यू कहा जाता है। जब मैं आपको बोलूँगा कि भाई मुझे स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताओ, तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहले आपके माइंड में यही आएगा कि भाई स्टॉक का जो क्वार्टरली रिजल्ट है और उसमें स्टॉक जितनी परफॉर्मेंस देता है वही स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो, फाइनेंशियल कंडीशंस को मेजर करने के तीन सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दूसरा होता है कंपनी का रिजर्व और सरप्लसेस, और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट। देखो, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसका मतलब होता है भाई कंपनी ने अपने खुद के दम पे, अपनी स्टाफ, अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट के दम पे आखिर कितना रिवेन्यू गेन किया है, वो सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट होता है। देखो, मान लो अगर टोटल रिवेन्यू 200 करोड़ का है, मान लो किसी भी कंपनी का रिवेन्यू 200 करोड़ का है और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान लो 30-40 करोड़ का है, तो इसका मतलब जो 30-40 करोड़ है वही कंपनी का वो रियल रिवेन्यू है जिसकी इंफॉर्मेशन एक इन्वेस्टर्स को होनी चाहिए, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर्स के लिए। देखो, अगर कोई भी कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करने में सक्षम नहीं होती तो वहाँ पर समझ लो आने वाले टाइम में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है स्टॉक में। और दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है रिजर्व। मान लो आपकी सैलरी कोई भी हो और आपने 4 या 5 सालों में 8-10 लाख रुपए की सेविंग कर दी है, तो इसका मतलब है कि भाई आप एक फाइनेंशियली कंडीशन से काफ़ी अच्छे, फाइनेंशियली आपकी जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, आपके पास एक अच्छा खासा रिजर्व है, ठीक है। तो यही कंपनी के केस में होता है भाई कंपनी का आखिर रिजर्व कैसा है, जिससे पता चलता है भाई कंपनी डेबिट फ्री है या फिर कंपनी एक अच्छी खासी वहाँ पे, या एक कंपनी के ऊपर बड़ा डेबिट चल रहा है। तो इन चीज़ों का पता चलता है कंपनी के रिजर्व और उसके सरप्लस से। तीसरा जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है स्टॉक का इन्वेस्टमेंट को लेके। देखो, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि उससे पता चलता है भाई कंपनी ने अपने बिजनेस को मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए आखिर कितना अमाउंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अपने बिजनेस को सीमित दायरे तक रखती है और उनका बिजनेस एक लिमिटेड दायरे में रहता है, जहां पे आपको स्कोप भी कम मिलता है और आने वाले टाइम में स्टॉक में रिटर्न भी कम देखने को मिलते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जो अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक, एक अच्छे लेवल तक एक्सपेंड करते हैं और उसमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। तो वहाँ पे आपको स्कोप भी लंबे टाइम तक मिलेगा और आने वाले टाइम में उस स्टॉक में आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये तीनों पॉइंट अभी मैं प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूँ ओमैक्स स्टॉक को लेके। रियल्टी सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है, तो इसके ये तीनों पॉइंट हम बारीकी से चेक करते हैं। तो चलो एक बार आप स्क्रीन पे नजर डालिए, मैं आपको ये सारे पॉइंट क्लियर करवाता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। ये सारे रिटर्न आपके सामने स्क्रीन पे है। आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने आपको रिटर्न दिखाए ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की वे में दिखाए। अगर देखा जाए तो भाई स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नजर नहीं आ रहा, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक ही टाइम ड्यूरेशन ऐसा है जिसमें स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिलता है, वो है यहाँ पे 2 साल का टाइम ड्यूरेशन, जहाँ पे स्टॉक ने 45% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो इस स्टॉक में पिछले 5 सालों में जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न है वो 45% के करीब है, और वो भी स्टॉक ने 2 साल के टाइम ड्यूरेशन में दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप स्टॉक को ज़्यादा लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे तब भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, और अगर आप इससे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो तब भी आपको एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे स्टॉक में कोई रिलायबिलिटी वाली बात नहीं है कि भाई स्टॉक में कोई ऐसे टाइम ड्यूरेशन जहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, ऐसे टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे नहीं है। साथ में स्टॉक के अगर 5 साल के हाईएस्ट रिटर्न की बात करें तो वो भी स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर इस बार स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में एक नज़र डालें तो देखते हैं होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है। देखो, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे पिछले साल 74.14% थी, जो इस साल यहाँ पे 74.14% है। मतलब देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग में क्वार्टर टू क्वार्टर हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि प्रमोटर की होल्डिंग लगातार 50% से ज़्यादा है, और दूसरा कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, जिसका मतलब ये है कि प्रमोटर कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करने वाले हैं। अगर बात करें स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स DII और FII की होल्डिंग के बारे में, तो भाई DII की होल्डिंग पिछले साल 2
2.39% थी, जो इस साल घट के 2.29% हो गई है। और एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 7.06% थी, जो इस साल बढ़ के 7.27% हो गई है। तो देखा जाए तो अभी भी जो रेशियो यहाँ पे चल रहा है एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग का, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रेशियो चल रहा है। यहाँ पे अगर ये रेशियो 10-15% के लेवल को क्रॉस करता है तो एक बड़ी गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। मतलब गिरावट नहीं, एक बड़ा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल सकता है। और अगर यही लेवल 30-35-40% के करीब पहुंच जाता है तो बड़ी गिरावट स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो होल्डिंग पैटर्न को। और अगर स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 11.16% थी, जो इस साल यहाँ पे 11.21% हो गई है। तो देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेशियो में है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा है, नेगेटिव पॉइंट जो मुझे देखने को मिलता है कि स्टॉक में गवर्नमेंट होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर किसी भी स्टॉक के अंदर गवर्नमेंट होल्डिंग मिल जाती है तो वहाँ पे आपको एक लेबल मिल जाता है कि भाई वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी स्टॉक की कैटेगरी में आ जाता है और वहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है, चाहे वहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग पॉइंटों के अंदर ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी होल्डिंग है तो वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि उस स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पे स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन है, यहाँ पे जो मैं डेटा दिखाऊंगा आपको वो सारा यहाँ पे करोड़ों की के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, करोड़ के अंदर यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा। तो टोटल रिवेन्यू की बात करें तो भाई कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू है वो 300 करोड़ के आसपास है। देखा जाए तो पिछले साल 602 करोड़ का था, जो इस साल गिर के 300 करोड़ के आसपास आ गया। देखा जाए तो 50% के करीब यहाँ पे स्टॉक की जो रिटर्न की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे गिरती हुई नजर आ रही है। अगर स्टॉक में खर्चों की बात करें, एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के खर्चे पिछले साल यहाँ पे 637 करोड़ थे, उसमें भी एक बड़ी गिरावट आई, लेकिन इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है जितनी रिवेन्यू में गिरावट हुई है। यहाँ पे खर्चे कंपनी के 406 करोड़ के आसपास है। तो मतलब बात यहाँ पे वो हो रही है कि भाई आमदनी अठनी और खर्चा रुपया। अगर बात करें स्टॉक का, जो सबसे पहला पॉइंट मैंने फाइनेंशियल कंडीशन में बताया था जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो भाई कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 127 करोड़ माइनस में चल रहा है। तो मतलब देख सकते हो भाई, अगर कंपनी ने 300 करोड़ का रेवेन्यू गेन किया है, ठीक है, तो फिर कंपनी ने माइनस 127 करोड़ की परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसे शो कर दी, और अगर कर दी तो फिर यहाँ पे ये 300 करोड़ का रेवेन्यू कैसे जनरेट हो गया, ये सवाल यहाँ पे सोचने वाली बात है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बताया था इनकम सोर्स होते कंपनी के, जैसे अदर इनकम हो गई, इंटरेस्ट हो गई, और भी काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, तो ये इनकम वहाँ से आई है। लेकिन अगर कंपनी की इंटरनल परफॉर्मेंस की बात करें कि भाई कंपनी अपने दम पे अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बेस पे कितना रिटर्न गेन कर रही है, कितना रिटर्न यहाँ पे निकाल के लेके आ रही है, तो भाई वो यहाँ पे लॉस में चल रही है माइनस 127 करोड़ के। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखो, अदर इनकम से हमें इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि इन्वेस्टर्स को, जितना कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पता चलता है भाई कंपनी कुछ कर भी रही है या फिर हाथ पे हाथ रख के बैठी है। अगर बात करें इस कंपनी के रिजर्व और सरप्लस के बारे में तो यहाँ पे कंपनी का रिजर्व 2020 में 1231 करोड़ था, जो इस साल तक आते आते घटते घटते मात्र 72 करोड़ हो गया है। अब आप सोच सकते हो भाई कंपनी के जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कितनी खराब होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि मान लो अगर आपके पास 10 करोड़ रिजर्व है तो आप उससे पता चलता है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा 4 साल के अंदर 1231 करोड़ से सीधा कंपनी का रिजर्व घट के 72 करोड़ के आसपास आ गया। तो एक बड़ी गिरावट हमें कंपनी के रिजर्व में देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है कि भाई अब स्टॉक में आपको परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हद तक डाउन देखने को मिलेगी पिछले 4 सालों के कंपैरिजन में। अगर बात करें स्टॉक के टोटल खर्चों के बारे में तो कंपनी के टोटल खर्चे यहाँ पे पिछले अगर 2020 की बात करें तो 10,539 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 13,822 करोड़ हो गया। अब कंपनी का रिजर्व जो है वो लगातार यहाँ पे गिर रहा है। कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे नेगेटिव चल रही है। साथ में अगर कंपनी के टोटल खर्चों की बात करें तो वो यहाँ पे 13,822 करोड़ के आसपास चल रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे सबसे मेजर पॉइंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट को लेके। देखा जाए तो कंपनी ने 2020 में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपने बिजनेस में 12 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, जो इस साल बढ़ा के कंपनी ने 29 करोड़ का यहाँ पे कर दिया है। तो देखा जाए तो इस पूरे स्टॉक में मुझे एक तो ये पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है, और एक स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग मुझे पॉजिटिव देखने को मिलती है। स्टॉक के अलावा, इन 2 पॉइंट के अलावा मुझे स्टॉक में कहीं पर भी कोई भी खास पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। अब आप क्या सोचते हो स्टॉक के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों
ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओमैक्स स्टॉक के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।